अच्छा, आज की वीडियो में मुझे जो बुक डिस्कस करनी है उसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग और इसको लिखा है डॉक्टर ई फ्रैंकल। डॉक्टर ई फ्रैंकल एक ज्यूइश होलोकॉस्ट सर्वाइवर था फ्रॉम द ऑफुल ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप। अच्छा, वो इस बुक में ना अपनी ऑटोबायोग्राफी के साथ साथ अपने हालात का भी बताता है। ऑटोबायोग्राफी से हमें जिस कंडीशन में नाज़ीज़ ने यहूदियों का रखा, ठीक है, उससे उसका पता चलता है। अच्छा, एक और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ नाज़ीज़ ने यहूदियों के साथ नहीं किया। आप दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं ना, इंसान एक ही रहता है, इंसान चेंज होता है। आप इसराइलियों को देख रहे हैं जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, आप कश्मीर में देख रहे हैं जो इंडियन फौजी के साथ कर रहे हैं, आप चाइनीज को देख रहे हैं जो बुजुर्ग के साथ कर रही हैं, या आप सूडान में देख रहे हैं जो कि अरब्स नॉन अरब्स के साथ कर रहे हैं। आप कोई भी जीनोसाइड उठा कर देख रहे हैं, कोई भी एथनिक क्लींजिंग उठा कर, आपको तीन चीजें मिलेंगी: ह्यूमन प्रोपेगेंडा, डिह्यूमनाइजेशन एंड इग्नोरेंस। अच्छा, तो डॉक्टर ई फ्रैंकल जो है वो अपनी किताब के अंदर ना अपना जो मुकम्मल मुशाहिदा है उसको बताते हैं। कंसंट्रेशन कैंप के अंदर क्या कंडीशन थी, लोग इस तरीके से बिहेव करते थे, इस तरह जो जर्मन फौजी थे उनके साथ बिहेव करते थे। ये सब चीज़ें वो अपने बुक में लिखते हैं और साथ वो बताते हैं कि इन कंडीशन में रहते हुए भी इसने किस तरह सर्वाइव किया, बाकी लोग जो उसके साथ निकले बाद बच गए उन्होंने किस तरह किया, और कोई भी इस तरह की कंडीशन हो या इतनी कंडीशन ना भी हो, दुनिया में रहने का तरीका वो भी इसमें बताता है। एक लाइन है, when we are unable to change a situation, we are challenged to change ourselves। इस एक लाइन में उसकी पूरी फिलॉसफी है लोगोथेरेपी। You see, we psychiatrists are not omniscient. We cannot know what the meaning of a particular life is. We psychiatrists are just omnipresent on all television screens, on all international meetings and so forth. So we can never give the meaning to the life of a patient, but we may well assist him in discovering the particular meaning of his life. And this, in fact, is the assignment of that approach to mental illness I've denoted logotherapy, because logos in fact means meaning. And we are out to help our patients to rediscover the meaning in life. In actual fact, when I entered Auschwitz, I had a full book-length manuscript in my pocket. It was the manuscript of that book that later in your country has been published under the title The Doctor and the Soul. So in any event, logotherapy was already developed when I came to Auschwitz, but certainly the 4 concentration camps in which I had to spend 3 years were in a way a testing ground, an acid test to confirm, to validate practically, empirically in the widest sense of the word, my theories that I had developed previously. And the core, the nucleus of this theory, or if you wish me to put it that way, the lesson I had to learn in Auschwitz was that those prisoners, those inmates, were most likely to survive, those who had a meaning orientation toward the future, toward a work to complete in the future, toward a person waiting for them at home. Those people who had a strong meaning orientation were most likely to survive, and I believe that something parallel even holds for mankind as a whole. If there's any hope for mankind as a whole to survive, this survival also will be dependent on meaning orientation. Mankind will finally have a chance to survive only if mankind arrives at the awareness of common meanings and values. अब हम जरा के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फ्रैंकल कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जो भी लोग आए, इन्हें 3 कंडीशन, 3 मेंटल कंडीशन थी जिसके थ्रू वो पास से पहले की शॉक। दिस इनिशियल फेज इज मार्क्ड बाय पैरालाइजिंग सेंस ऑफ डिसबिलीफ एंड डम्बनेस अपॉन अराइवल ऑफ द हिंट्स। सबसे पहले तो वो हैरान परेशान हो जाते थे
के कैंप्स में आ गए कि असल में ना ऐसे होता था, इनको जितने भी यहूदी मिलते थे ना जर्मन को, वो इनको पकड़ के ना ट्रेन में भर देते थे कि आपको हम ना भेज रहे हैं या आपको यहाँ से निकाल रहे हैं, आप या आपको हम ना वो हाउस फायर प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ पे रह सकते। तो खैर धोखे से या ज़बरदस्ती से जैसे भी करके उनको ट्रेन में भर देते थे और इनको भेज देते थे। और ये ट्रेन स्टेशन पे उतरते थे और इनसे क्या करते थे, जैसे ये जितनी भी होती थी ना जमा पूरी होती थी या इनके वो तो ये भर के लाए, तो सूटकेस वगैरह लेकर आए उनके, ये कपड़े हो गए, अच्छी हो गई, सामान वगैरह से ले लेते और फिर इनको ना आगे कंसंट्रेशन कैंप में भेज, वहाँ पर जाकर इनको पता चलता था कंसंट्रेशन कैंप क्या था। कंसंट्रेशन कैंप बेसिकली एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे जो सेहतमंद होते थे अफराद से काम किया जाता था बगैर फालतू और उनके खाने पीने का कोई ऐसा ध्यान नहीं रखा गया था। और जब चाहे जर्मन फौजी आकर उनको टॉर्चर कर सकते थे, उनको यूज कर सकते थे, उनका एड कर सकते थे, उनको मार सकते थे किसी की वजह से, बगैर किसी वजह के मार देते थे। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें कुछ कंसंट्रेशन ऑस्ट्रिच के अंदर थी। ऐसा भी हुआ है कि जो यहूदी मारे गए थे या मर गए थे या उनको दफना दिया था, उनको बाहर निकाल के इकट्ठा करके जला दिया, ये हुआ। और फिर गैस चेम्बर्स होते थे, जो लोग सेहतमंद नहीं होते थे उनको कंसंट्रेशन कैंप से निकाल के उनको गैस चेम्बर्स के अंदर भेज, गैस चेम्बर्स में जाके वो इसके अंदर बंदों को भर के वहाँ से सारे बंद करके खिड़कियाँ बंद करके ऊपर से ना वो स्प्रे सिस्टम होता था, उसके थ्रू गैस अंदर छोड़ देते सारे बंद। और ज़्यादा दुख की बात ये थी कि उनको कहा जाता था कि आपके खाने के लिए आप तो सब पकड़ा था। वो लाइक समझते थे कि हमारे ऊपर से पानी निकलता, पानी गिरेगा और ऊपर से गैस आ जाती थी और वो सांस लेकर अंदर सारे बंद। चल खैर आगे चलते हैं। दूसरा स्टेज थी एपेथी। एपेथी बेसिकली एक इमोशनल डिटैचमेंट होता है, एक इंडिफरेंस होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो होता है। ये एक काइंड ऑफ इमोशनल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि आज भी आम लोगों की कॉमन है कि जब उनके गोल्स अचीव नहीं होते या उनके ड्रीम्स अचीव नहीं होते या फिर वो कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको इमोशनली और फिजिकली तक क्रॉस कर देते हैं, तो वो एक इंडिफरेंस एक एपेथी की हालत में चले जाते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता उनकी बात सुनी जाती है नहीं सुनी जाती, ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, उनके साथ वाले क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग में क्या कर रहे हैं, ये कौन सा दिन चल रहा है, कि आज के दिन किसी की बर्थडे तो नहीं है या तो कोई दोस्त मर तो नहीं गया या कोई करीबी मर गया हो, वो लाइक उनको कोई यानी कि इमोशंस फील नहीं होना बंद हो जाते हैं, वो खुद ही इमोशंस फील करना बंद कर देते हैं ताकि उनको इफेक्ट ही ना हो कि इस कंडीशन के अंदर हो रहे हैं। तीसरा जो फेज था वो था रिएक्शन टू लिबरेशन। अब जो लोग बच गए, जो लोग जिंदा रहे, वो आज़ादी मिल गई जंग खत्म होने के बाद, तो उनके रिएक्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। वो एक ही वक्त में खुश भी थे, कुछ नींद भी नहीं आ रहा था और बाज़ औक़ात इतनी उनके अंदर तड़वाहट और इतनी नेगेटिविटी भरी हुई थी कि वो बदला लेना चाहते थे, बंदों को मारना चाहते थे। उनको अगर आज़ादी मिल भी गई थी, उनको आज़ादी नहीं पसंद। अच्छा, अब हम की कॉन्सेप्ट्स ऑफ थीम्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, 4 मेन थीम्स हैं। एक है फ्रीडम, एक है लव, एक है ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म और चौथी जो मेन चीज़ है इस वीडियो के लिए वो है पर्पस। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लव। फ्रेंकल लिखता है द सैल्वेशन ऑफ मैन इज थ्रू लव एंड इन लव। उसके ख्याल में इंसानों के लिए जो सबसे बड़ा गोल है वो लव है। इंसानों से मेल हो सकता है, पता नजर के वो किस नेशनलिटी के हैं, वो किस फील्ड के हैं, वो किस कास्ट के हैं, उनका रंग क्या है, उनका मजहब क्या है, बेसिकली इंसानों से। अब अगर हम देखें तो इस्लाम में सिखाया जाता है कि दूसरे लोगों से अल्लाह का इल्म करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सब जैसे आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम से ही पैदा किए हुए,
एक ही जोड़े के सारे हैं, आपकी औलाद है, और सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। दूसरी चीज़ फ्रीडम। बेसिकली फ्रैंकल यहाँ पे ना फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात है। वो कहते हैं कि आपसे हर चीज़ छीनी जा सकती है, लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं छीनी जा सकती। फ्रीडम के ऊपर जो फ्रैंकल लिखता है ना, वो काफ़ी फिलोसॉफिकल बात है। वो कहता है एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. उसके कहने का मतलब ये है कि आपसे आपका घर लिया जा सकता है, आपसे आपके बीवी बच्चे लिए जा सकते हैं, आपसे आपकी आज़ादी ली जा सकती है, आपसे आपका सब कुछ भी ले लें, फिर भी आपके पास एक चीज़ बचती है, वो है आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन इस सब। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास सब बढ़ते हुए है आज के दौर में। उससे उनकी आज़ादी, उससे पानी, उससे खुराक, उससे उनके घर बार, उससे उनका माल, उससे बीवी बच्चे, उससे उनके खानदान, उनसे उनकी इंसानियत से। लेकिन उनका रिस्पॉन्स क्या है? थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, वो सब शहीद है। तो कहते हैं कि हम कामयाब हो गए। एक मैंने देखा था, उसका घर की तबाह खड़ा है, तो सब पूछता है वो सोशल मीडिया वाला, वो पूछता है अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं दोबारा वापस आऊँगा, दोबारा घर की रखूँगा, दोबारा घर। तो बेसिकली डॉक्टर फ्रैंकल इसी रिस्पॉन्स की बात करें कि आपसे आपका समथिंग बेशक सीन है, आपके पास फिर भी एक चॉइस रहती है कि अपने रिएक्शन क्या देंगे। अब आप वहाँ पे वो भी सकते हो, पी भी सकते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन दूसरा रास्ता भी है आपके पास। तो उस दूसरे रास्ते को इख्तियार करने की बात है। इसी चीज़ से रिलेटेड है तीसरी चीज़, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म ये है कि it is the ability to find value in life despite its suffering. Because sufferings are part and parcel of life. आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, आपको लोगों के रवैये भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, आप लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लॉस किसी भी तरीके का हो सकता है, वो माली हो सकता है, वो जानी हो सकता है, वो किसी और सूरत में हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो गया, कोई आपको नौकरी मिली, तो ये इस तरह की चीज़। तो यहाँ पे कहते हैं ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है कि आप फिर भी भरोसा रखें कि कुछ अच्छा है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अच्छा, आप चौथी चीज़ की तरफ आते हैं जो कि हमारी इस वीडियो के लिए मेन बात है, वो है पर्पस ऑफ लाइफ। डॉक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे सिस्टम का एक पर्पस है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसका एक पर्पस है। हर इंसान जो एक दूसरे से मिलता है, कोई इंटरेक्शन करता है, कोई सोशल सर्कल है, कोई आपके फ्रेंड्स हैं, कोई आप काम करते हो, कोई नौकरी है, तो हर चीज़ का पर्पस है। वो पर्पस आपको समझ आए या ना आए, कोई ग्रेजुएट है, बट उसका पर्पस है। दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ। इसको कोई एग्जांपल से बोल सकता है अपने लिए। वो कहते हैं कि मैंने देखा था जब बहुत सारे मूवमेंट्स हैं ना, वो दूसरे तीसरे दिन मर जाते थे। बेशक वो जिंदा रहते थे, काम करते थे, हम सोते जागते थे, खाते पीते थे, बट वो मर जाते थे। और कुछ बहुत थोड़े लोग थे जो कि जिंदा रहते और अपने मरने वाले दिन तक जिंदा थे। वो कहते हैं दोनों में डिफरेंस इस चीज़ का था कि एक के पास पर्पस था और दूसरा हर चीज़ को बराबर। डॉक्टर फ्रैंकल अपने बारे में बताता है कि उसके पास सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था जिसके ऊपर उसके रिसर्च का थोड़ा सा पार्ट लिखा हुआ। उसने उस पेपर के बदौलत पूरा जितना उसका कंसंट्रेशन कैंप का ड्यूरेशन था उसको सर्वाइव किया। कहता है कि मैं जेब के अंदर रखता था कागज़, और जब भी मुझे लाइक परेशानी होती थी या मैं डिप्रेस होने लगता था या एंजाइटी होती थी, तो मैं वो कागज़ का टुकड़ा निकाल कर देख लेता था कि भाई मैंने इसको पब्लिश करा।
वो पब्लिश कराने का, अपने रिसर्च पब्लिश कराने का एक गोल, उसको पूरे के पूरे इस एक्सपीरियंस में जिंदा रखता है, उसको ये एबिलिटी देता है कि वो तमाम की तमाम हार्श कंडीशन को सर्वाइव कर सके, वो तमाम के तमाम गार्ड्स के रवैये को, टॉर्चर को, गालियों को, बदतमीजी को बर्दाश्त कर सके, के साथ ये फ्रेंडशिप का रिलेशन बना सके, जो कि आगे वो नॉट ऑफ माय कंप्यूटर के मरीज बाहर आ गए थे, तो वो चेक करने लग गया। तो गार्ड्स के साथ के ताल्लुकात उसने वो बना के गार्ड्स को मार इलाज, और ये चीज़ को बाद में काफ़ी हेल्प रही थी। जब बाद में आज़ादी थी तो 3 से 4 ट्रकों को भेज दिया गया था गैस चेम्बर्स के अंदर, उनको कहा गया था कि आपको इलाज करनी, और जो गार्ड था ड्यूटी के ऊपर, तो इसका जानने वाला उस गार्ड ने इसको बचा के रखा, इसको साइड पे कर दिया कि तुमने अभी ट्रक, और जब एंड वाला ट्रक आया, You know what my flying instructor told me? If you are starting here, wish to get here, say east, heading for this, and you have a crosswind, you will drift and you will land here. So you have to do what we pilots call crabbing, he told me, C-R-A-B, crabbing. You have to head for north of this airfield, and you have to fly that way, you see? As if you headed in this direction. If you are heading here above this airfield, then you will actually land here. But if you head for here, you are landing here. This holds also for man, I would say. If we take man as he really is, we make him worse. But if we overestimate him, if we seem to be idealists and are overrating man, and looking at him that high, here above, you know what happens? We promote him to what he really can be. So we have to be idealists in a way, because then we wind up as the true, the real realist. अच्छा, तो ये बुक मैंने अब पढ़ी थी तकरीबन सेकेंड ईयर की बात है या सेकेंड ईयर के एंड की बात है। मैंने इसके ऑलरेडी 20 पेजेस पढ़े थे, छोटी छोटी तकरीबन 150 पेजेस की है, तो 20 पेजेस मैंने पढ़े हुए थे इसके, वो मैंने ऐसे रैंडम पढ़ लिए। फिर मैं हॉस्टल जा रहा था, तो बस के अंदर 3 घंटे 4 घंटे का सफर था, तो उसमें मैंने दोबारा से मोबाइल निकाल ली और मैंने कंप्लीट उसको पढ़ा। काफ़ी एक तरह की अलग एक ऐसी बुक थी जो आपको राइटर की दुनिया में ले जाती है, आपको वो तमाम के तमाम एक्सपीरियंसेस, कंसंट्रेशन कैंप की सूरत हाल वो आपको आंखों के सामने दिखाती, और आपका पूरा का पूरा हिसाब भी अचीव करता है कि जब एक इंसान इन कंडीशन में सर्वाइव कर सकते और आगे आके वो इतना बड़ा आदमी बन सकता है, साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, लोगों में भी बनाए रख सकता है, कई दूसरे लोगों को दोबारा जिंदगी तक ला सकता है। तो आपके अंदर क्या आपने क्यों जिंदगी को एक खेल तमाशा बना दिया? तो आजकल सुसाइड के रेट्स बढ़ रही हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि इंसान ना जल्दी हार मान गिव अप कर देता है, या उसके पास कुछ होता ही नहीं इसके survive करे या काम करे। Can you imagine a situation for a human being which is more full of stress than Auschwitz? And virtually all neurotic symptomatology disappeared in Auschwitz. And the degree to which suicide took place in Auschwitz and Dachau was astonishingly, surprisingly low. And on the other hand, in the welfare state of Austria, a teacher showed me a list of questions his students, his pupils, were allowed to ask him, and you know what was top ranking on the list as to the frequency of the questions? Suicide among youngsters of 14 to 15 years of age in a welfare state such as Austria. Suicide. वो needs support करता है. He who has a why to live for can hear with almost anything. उसके पास कोई जीने की वजह है ना, वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। बात का एक बताऊँ इसको से करना। Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose. Let's embrace this philosophy and strive to find meaning in our own journeys. Thank you and have a good day.